गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। फ्लेमिंगो बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। क्लास 12th इंग्लिश में इस चैप्टर को काफ़ी डीपली समझने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रियलाइज़ करवाता है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इस पोएम का थीम क्या है। इट्स अबाउट सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। जी हाँ, स्टीफन स्पेंडर, हु इज द ऑथर, born in 1909 and died in 1995. I've had a pleasure to watch him on certain TV shows and documentaries. इन्होंने जो चीज़ बताई है इस पोएम में, इट्स अबाउट सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी चल रही है, अमीर गरीब का जो एक अलगाव है, जो सोसाइटी में जो डिफरेंस है, उन चीज़ों के बारे में बहुत डीपली इंडिकेशंस दिए गए हैं। लेकिन वी कैन कॉल इट अ सटायर, वी कैन कॉल इट, थोड़ा सा इसमें एक पिंचिंग नोट है, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। अब अगर आप देखेंगे तो एज आई प्रिपेयर्ड इट फॉर यू, देयर इज द टॉपिक अबाउट द पोएट, देयर इज एन इंट्रोडक्शन, थीम है, सब थीम है, कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन, समराइजेशन है, की पॉइंट्स हैं। आई हैव आल्सो गॉन अहेड एंड क्रिएटेड सम रेफरेंस टू कंटेक्स्ट एंड वोकैबुलरी पार्ट फॉर यू पीपल। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इस पोएम को अगर समझना चाहते हैं तो पॉन्डर कर सकते हैं। पोएटिक डिवाइस हम लोग देख लेंगे एंड असाइनमेंट क्वेश्चंस भी मैंने इसमें आपको दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्टीफन स्पेंडर साहब 1909 में पैदा हुए हैं, 1995 में इनकी डेथ हुई है। ही वॉज बेसिकली एन इंग्लिश पोएट। अब इंग्लिश पोएट हम लोग बहुत सुनते हैं, चिलियन पोएट, पैब्लो नेरूडा, इंग्लिश पोएट। ये पोएट्स अपनी लैंग्वेज और अपनी नेटिविटी के कारण, एनीबडी लिविंग इन इंग्लैंड इज कॉल्ड एन इंग्लिश, एनीबडी लिविंग इन इंडिया इज कॉल्ड एन इंडियन। बट लैंग्वेज में हिंदी पोएट, हिंदी कवि, ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं। तो ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, he usually wrote his work in English. अगर हम बात करें तो स्टीफन स्पेंडर कौन थे, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। स्टीफन स्पेंडर एक कॉलेज ड्रॉप आउट था। इसका ये मतलब नहीं कि हम भी कॉलेज ड्रॉप आउट्स बने, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, जाहिर सी बात है किसने नहीं सुना है। ही वॉज अ ड्रॉप आउट ऑफ ऑक्सफोर्ड फ्रेंड्स। ही broke up from Oxford, he got out of Oxford and went to Berlin. 1930 की बात है ये दोस्तों। उस वक्त काफ़ी चल रहा था, आइंस्टाइन and all, they were having all sort of things, you know, in mind, so they all became college dropouts. इनका इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में एंड इन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट के नाम से प्रमोट करा था। इनकी जो बुक्स अगर हम देखें तो कुछ बुक्स हैं, पोएम ऑफ डेडिकेशन, एज ऑफ बीइंग, क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न, एंड कुछ एक ऑटोबायोग्राफी थी, द वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ये स्टोरीज जो थी इनकी, जो ये एसेज थे और जो इनके नॉवेल्स थे दोस्तों, इनमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, सोसाइटी में चल रहे इनजस्टिस, क्लास सिस्टम, क्लास बैरियर्स को ये बहुत क्लियरली डिफाइन करते थे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के अंदर इन्होंने स्लम में, बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए जब स्कूल भी खुल जाता है, जिसे हम लोग आंगनवाड़ी कहते हैं, उसकी सच्चाई बताई है। नाउ दैट्स वेरी पेन्सटेकिंग फॉर मी एट लीस्ट फ्रेंड्स। I have seen people, I've seen children studying in those classrooms as well. It brings tears to my eyes. स्टीफन स्पेंडर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन डेप्थ इस चीज को समझाया है। Let's have a look. इस पोएम का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो एक
दुखी, दयनीय स्थिति, सैड प्लाइट, दैट मीन्स एक दयनीय स्थिति बताई गई है। जो बच्चे झुग्गी बस्तियों में रहते हैं उन लोगों की एक ऐसी स्थिति बताई है दोस्तों कि वो बच्चे क्या सिचुएशन मेंटेन करते हैं। उनकी किस्मत में लिखा है दैट दे हैव टू बी पुअर, दे कैन नॉट गो अहेड एंड चेंज देयर डेस्टिनी। उनकी किस्मत, उनका भविष्य कुछ भी कर ले, क्योंकि समाज में जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो प्रॉबेबली फ्रेंड्स इस तरीके का डिवाइस्ड स्ट्रक्चर है दैट द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअर। सिंस ही वॉज अ सोशलिस्ट एंड अ पैसिफिस्ट, सो स्टीफन स्पेंडर बहुत ज्यादा डेप्थ में आके इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। एक तरीके से इन्होंने एक्सपोज करा है, मतलब जो सत्यता है वो दिखाई है कि बच्चों को निग्लेक्ट किया जाता है। इन बच्चों को किस तरीके से निग्लेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से इन बच्चों को हाइड किया जा रहा है सोसाइटी में, अपलिफ्टमेंट से चीजें छिपा दी जा रही है उनसे। बच्चों की मैल नरिशमेंट को भी दर्शाया है इसमें, खाने को बहुत कम मिलता है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें बताई है। सोसाइटी के एक हिडन सेगमेंट को बहुत क्लियरली उन्होंने बता दिया है और ये भी कहा गया है कि ये बच्चों का भविष्य, इन बच्चों का भविष्य टोटली डिपेंडेंट रहता है सोसाइटी के कुछ लोगों के हाथों में। बच्चों को जो फ्यूचर है वो प्रॉमिस किया जाता है कि ऐसा फ्यूचर होता है, लेकिन ये सारे प्रॉमिसेस ना झूठे होते हैं। इनके फ्यूचर में वो प्रॉमिसेस एक्चुअली दिख नहीं पाते दोस्तों। फिर भी स्टीफन स्पेंडर फाइनली एक चीज तो बोलते हैं कि एजुकेशन कुछ ना कुछ दरवाजे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खोल देता है। उनकी थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजी किस तरीके से रहती है, वो सब चीजें यहां क्लैरिफाई हो जाती है। ही ऑल्सो से कि ये जो क्लासरूम, ही सेज दैट ये क्लासरूम जो है वो वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वर्किंग क्लास सोसाइटी में क्या जगह रखती है, क्या वैल्यू रखती है, वो चीज, वो सच्चाई बहुत अच्छे से यहां डिफाइन कर दी गई है। नाउ लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पोएम एक एलिगरी है। एलिगरी क्या होता है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है जब हम सोशल स्टडीज, हिस्ट्री वगैरह पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा था एलिगरी क्या होता है। एलिगरी एक फॉर्म होता है किसी भी चीज को दर्शाने का। इंडिया की एलिगरी क्या है? इंडिया की एलिगरी भारत माता है, एक फॉर्म किसी चीज को शो करने का। फ्रांस में मेरियान थी, जर्मनी में जर्मेनिया। सिंस I belong to the history background too, so that helps me in understanding the allegorical meaning. अब इस पोयम में बच्चों को और क्लासरूम को एक एलिगरी बताई है। बच्चे मतलब इस सोसाइटी में एक हम्बल क्लास, क्लासरूम मतलब ये सोसाइटी। बहुत ही खूबसूरती के साथ इंटरमिक्स करा गया है दोस्तों। विल सी टू इट इन दिस पोएम। कैरेक्टर इसमें है एक नरेटर जो कि स्टीफन स्पेंडर है। वो क्रक्स बता रहा है कि इसमें गरीबी और एजुकेशन किस तरीके से मिक्स हुए हैं और क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा नहीं मिल पा रहा है। अगेन इसमें बताया गया है टॉल गर्ल इज हैविंग अ वे डाउन हेड। एक तरीके से भाई उसके ऊपर एक वजन होता है। आई एम टोटली अगेंस्ट इट, बट आई एम सॉरी टू सी और से कि ये सच्चाई सोसाइटी में होती है। वी सी द एल्डेस्ट गर्ल ऑफ अ पुअर फैमिली असिस्टिंग हर मदर इन हाउस होल्ड चोर्स दैट शी डज एट अदर्स प्लेसेस। एक बच्ची को बहुत जल्दी अपनी माँ के साथ काम पे जाना सिखा दिया जाता है और साथ ही साथ घर के काम करना भी। उसको
घर में छोटे भाई बहनों की केयर भी करना है, खाना बनाने में माँ की मदद भी करना, और प्रॉबेबली बाहर जाके अर्निंग में अपनी माँ को हेल्प भी करना है। पेपर सीमिंग बॉय, जिससे बताया जाता है अंडर नरिश बच्चा। अनफॉर्चुनेट बॉय, एक बच्चा जो कि ही हैज़ एन इलनेस, stunted, that means he is not fully grown, he has some deformity, but this dreadful disease is given to him by his father, मतलब उसको ये गिफ्ट में मिला अपने पापा की तरफ से। ये इनकी जीनियोलॉजी में चल रही है, किसी ने उस चीज़ को probably eradicate करने की, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं समझी है। एंड फाइनली वन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय, एक बच्चा इसमें बताया गया है जो कि इस क्लासरूम में है, उसे अपनी गरीबी से कोई मतलब नहीं है, उसे इस एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, उसे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, उसे मतलब है कि बाहर नेचर में एक गिलहरी पेड़ पे क्या खेल रही है। वो एक दूसरे क्लासरूम में अपनी लाइफ देख रहा है। उसकी आंखों में कहीं ना कहीं स्टीफन स्पेंडर, हमारे जो पोएट हैं, एक ग्लीम देख रहे हैं, एक चार्म देख रहे हैं। लेट्स गो अहेड एंड हैव द समरी ऑफ स्टैंजा 1। अगर हम बात करें तो पहला स्टैंजा जो है वो इन बच्चों की जो गरीबी है दोस्तों, उसके ऊपर एक ऐसा कटाक्ष कर रहा है। इट इज क्लियरली गोइंग अहेड एंड टेलिंग अबाउट द हार्श रियलिटी दैट अ किड एनकाउंटर्स व्हेन ही बिलोंग्स टू अ पुअर क्लास। लेट्स हैव अ लुक। फार फार अवे फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with a weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky heir of twisted bones reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk at back of the dim class, and unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room other than this. ये बच्चे दुनिया की इस भागा दौड़ी से इस तरीके से भिड़ कर आए हैं, ये ऐसे हालात के थपेड़े खाकर आए हैं कि इनके चेहरों को देख के लगता है, we can look at them and we can just imagine what they are going through. Now ये gusty waves ऐसा नहीं है कि कोई सी तेज हवा चल रही है, ये gusty waves हैं जीवन में जो थपेड़े, जो तकलीफें जो होती है उनको फेस करके ये बच्चे आज यहाँ इस क्लासरूम में बैठे। लेकिन रूटलेस वीड वर्ड्स जो दिए हैं उसका मीनिंग दोस्तों बनता है। आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स सिंस अ लॉन्ग टाइम एट पर्सनल ट्यूटर आई हैव बीन सेइंग व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड द पोएम्स प्लीज रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइक रूटलेस वीड्स का मतलब, वीड क्या होती है? खरपतवार, घास, जिसे कभी भी कोई भी उखाड़ के फेंक देता है। वो कहीं पे भी किस तरीके से, एक तरीके से अगर हम देखें तो वो अपना बेस नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। दे आर ओनली गोइंग अहेड एंड ग्रोइंग एट प्लेसेस वेयर दे वांट टू बी, दैट्स इट। कोई भी अपने आप एक खरपतवार पसंद नहीं करता है, उसे उखाड़ के फेंक दिया जाता है। वैसे इन बच्चों की भी एक कोई फिक्स जगह नहीं है दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एक टॉल गर्ल वो है, वेट डाउन हेड, उसका सिर झुका हुआ है। दोस्तों उसका सिर इसलिए नहीं झुका है कि उसे नींद आ रही है या भारी है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके दिमाग में इतने ख्याल चल रहे हैं। क्लासरूम में तो आके बैठी है, मेरी माँ काम पे गई होगी, मेरे घर में छोटे भाई बहन हैं, पिताजी भी काम पे गए हैं, आई हैव टू गो अहेड एंड टेक केयर ऑफ देम प्रॉबेबली, बट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एजुकेटेड आई एम कमिंग हियर। उसके पीछे भी एक सच्चाई दोस्तों, विल कम टू दैट लेटर। पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आईज। अब रैट्स आईज क्यों कहा गया है यहां पर दोस्तों? अगर हम बात करें तो पेपर सीमिंग मतलब कागज के समान पतला,
रैट्स आईज से बहुत सारे एक्सप्रेशंस मैंने जब इस पोएम को समझना शुरू करा था, एंड व्हेन आई स्टडीड इट आई यूजुअली टेक मेनी रेफरेंसेस. रैट्स आईज से यू कैन कॉल देम आइदर, क्योंकि रैट की आईज रेडिश होती है, बल्जी होती है, आंखें सॉकेट से बाहर निकली होती है, और रैट्स आईज मतलब वो बच्चा अपने माइंड में एक विकेट थॉट भी लेके बैठा है, कंपेयरिंग टू अ रैट. अगेन ही सेज द स्टंटेड अनलकी heir of twisted bones reciting a father's gnarled diseases, his lessons from his desk. एक ऐसा बच्चा भी बताया गया है जो प्रोबेबली किसी डिजीज से सफर कर रहा है. उसको ये डिजीज अपने पिताजी की तरफ से मिला है. ही इज कैरिंग इट ऑन. अपने लेसन में नजरें गाड़ के वो उस लेसन को रिसाइट कर रहा है, लेकिन उसे कितना समझ में आ रहा है, नोबडी नोज दैट. इसी बीच में एक छोटा सा बच्चा है जो मैंने आपको बताया. He is also sitting there. He's a sweet one, sitting at the last bench, unnoted. Nobody cares, you know. Usually, इस पे कटाक्ष भी है दोस्तों. This is a sarcasm. Even the teacher is not caring what that kid is doing, whether he's studying or not. I'm not condemning the teachers, but I'm just saying that there are chances. He's saying very clearly कि वो बच्चा अपने क्लासरूम में उतना अटेंटिव नहीं है जितना वो अपने क्लासरूम के बाहर एक नेचुरल वे में एक गिलहरी को पेड़ पे खेलते हुए देख के खुश हो रहा है. उसकी ड्रीम्स जो हैं वो उस गिलहरी के ऊपर जुड़ी हुई है दोस्तों. वो उसके जो ड्रीम्स हैं वो उस गिलहरी के थ्रू प्रोबेबली ट्रू हो रहे हैं. स्टैंजा 2 में ये बताया गया है, इसका क्रक्स है बच्चों के ऊपर जो बर्डन, सोशियो इकोनॉमिक बर्डन्स डल जाते हैं. ये बच्चे क्यों हैं इस हालत में? हम कभी इस चीज़ को नोटिस करते हैं? ये बच्चे इस हालत में इसलिए हैं फ्रेंड्स क्योंकि इनके ऊपर समाज का, सोसाइटी का, फैमिली का एक बर्डन होता है. हम लोगों ने कुछ स्टोरीज पढ़ी है. There's a story about a rag picker also. एक चैप्टर है आप ही की बुक में, उसमें रैग पिकर्स की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है. His name was Sahib ए आलम. That means king of the world. Ironic, right? On sour cream walls, stanza 2, donations. sour cream walls. दोस्तों जब दूध फट सा जाता है या काफ़ी दिन तक हमारे घरों में हमारी मदर्स जब मलाई बनाने के लिए क्रीम निकाल के रखती है तो उसका कलर थोड़ा सा पेलिश हो जाता है, येलोइश हो जाता है. इट डज नॉट टेस्ट गुड एट ऑल, ट्रस्ट मी. नाउ जो दीवारें हैं क्लासरूम की, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है. अब ये जो मेंटेनेंस हो रही है उस कारण से वह पानी चू रहा है, दीवालों में फंगस निकल चुकी है, सिलन जिसे हम कहते हैं, एंड उस कारण से उनका कलर एकदम से डाइड हो गया है. उन दीवालों के ऊपर डोनेशंस हैं. ना व्हाट आर डोनेशंस? गिफ्ट्स हैं भैया सोसाइटी के कुछ लोगों के. कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम हमारे बर्थडेज पे, हमारे पेरेंट्स के पुण्यतिथियों पे दान धर्म करते हैं. साल में एक बार, बस सच्चाई ये है. साल में एक बार हम जाके इन क्लासरूम्स में दान दे के आ जाते हैं. बाकी 364 डेज. शेक्सपियर्स हेड, क्या क्या डोनेशन में है? शेक्सपियर का एक पोर्ट्रे, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज. आपको आकाश में भैया बड़े बड़े डोम्स दिख रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी फेमस बिल्डिंग्स की पिक्चर्स दिख रही है. बेल्ड फ्लावरी टारलीज वैली,
टायरलीज वैली एक प्लेस है जहां प्रोबेबली दुनिया की सबसे खूबसूरत वैली का उसे खिताब मिला हुआ है, एंड इट हैज गॉट लाइक ब्लूबेल्स, बेल फ्लावर्स एंड ऑल. इट इज ब्यूटिफुल माय फ्रेंड्स. सिंपली it's one of the most beautiful places in the world. ऑस्ट्रिया साइड यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आती है. ओपन हैंडेड मैप. देयर इज अ मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. अब दुनिया का एक नक्शा भी है. वाओ, देयर आर ऑल कॉन्टिनेंट्स. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑल. एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया. And yet for these children, these windows, not this map. Their world where all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? इन बच्चों के लिए ये सारी विंडोज, उस दीवार में ये विंडोज है जो उनको एक दूसरी दुनिया दिखा रही है. एक्चुअली दे आर ट्रैप्ड इन देयर ओन वर्ल्ड, बट दीज ऑल पिक्चर्स आर काइंड ऑफ विंडोज जो उन्हें एक नया वर्ल्ड दिखाती है. आप विंडो क्यों खोलते हो बाहर देखने के लिए? यहाँ पे भी विंडो क्यों बताई गई है? दे आर एक्चुअली, इनको विंडोज का फॉर्म इसलिए दिया गया है बिकॉज दीज थिंग्स गो अहेड एंड शो द किड्स सम अदर पिक्चर. एक नई पिक्चर दिखाते हैं. लेकिन इन बच्चों के लिए इनकी दुनिया क्या है? इन बच्चों के लिए इनकी दुनिया तो भैया वही पतली गलियां जहां चिमनी के धुएं निकलते रहते हैं, जहां चूल्हों की बू और गंध फैली होती है. इनको क्या मतलब है इन खूबसूरत वैलीज से? इनको क्या मतलब है दुनिया के मैप देखने से? इनका मैप इनकी दुनिया तो भैया इनका मैप इनकी वो गलियां हैं जहां इनको घूमना है. इनका मैप इनके वो रास्ते हैं जहां पे ये लोग प्रोबेबली कचरा बीनते हैं, काम करने जाते हैं. इनकी दुनिया इन दुनियाओं से बहुत अलग है दोस्तों. एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, शेक्सपियर को स्टार्स ऑफ वर्ड्स कहा गया दोस्तों. स्टार ऑफ वर्ड्स. शेक्सपियर जिस तरीके से लिटरेचर यूज करके पोएटिक डिवाइसेस, प्लेज, स्टोरीज बनाते थे. Probably, I'm not condemning him, he was William Shakespeare, but इन बच्चों के लिए वो पोएटिक डिवाइसेस, वो लैंग्वेज किस काम की? रिमेंबर फ्रेंड्स, इसमें स्पेंडर बता रहे हैं कि सोसाइटी में तो जो क्लास होता है वो इंडिफरेंस क्रिएट होता है, वो किन बेसिस से होता है. इन बच्चों को क्या मतलब है शेक्सपियर की लैंग्वेज से? क्योंकि दे एक्चुअली गो अहेड एंड they have to be, they are burdened with the society. सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि उनको कुछ भी करके वहीं पे रहना है. नाउ स्टैंजा 3 थोड़ा और हार्श है. श्योरली इसमें बताया गया है कि बच्चे किन कंडीशंस में रह रहे हैं, और यहां पे पोएट ने अपर क्लास की सोसाइटी पे एक जाइब भी करा है. जाइब मतलब एक कटाक्ष करा है. He has taken the notice of the upper class. He says, surely Shakespeare is wicked and the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. ये शेक्सपियर का चेहरा, जाहिर सी बात है शेक्सपियर इज विकेड क्यों कहा गया है दोस्तों? आप नोटिस करेंगे शेक्सपियर ने अपने जितने भी प्लेस लिखे हैं उसमें कभी भी झुग्गी झोपड़ी या बस्तियों में रहने वालों के बारे में नहीं कहा. शेक्सपियर की जितनी वर्किंग्स हैं वो रिच सोसाइटी, क्लास, किंग्स, उन चीजों के ऊपर बेस्ड है. दैट्स व्हाई स्टीफन स्पेंडर हियर सेज दैट शेक्सपियर इज विकेड. ही क्लियरली सेज दिस थिंग फ्रेंड्स. मैप इज अ बैड एग्जाम्पल. भाई उन बच्चों का मैप बहुत अलग है. उन बच्चों का मैप उनकी गलियां हैं. विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स इन बच्चों को अपनी इस दुनिया से किसी और दुनिया की तरफ सेंट्रलाइज करते हैं. ये उन बच्चों को उस दुनिया से अपने लिए कुछ चुराने के लिए मजबूर भी करते हैं.
वाह ऐसी लाइफ है, लेट्स हैव इट। बट दोस्तों टेम्पटिंग टू स्टील इसलिए कहा गया है क्योंकि स्टीलिंग इज अ क्राइम। इन बच्चों के लिए समाज में इक्वालिटी मांगना एक क्राइम है, क्योंकि समाज उन्हें वो चीज कभी देना नहीं चाहता है। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night, उनका जीवन तो उन मोल्स के समान है या उन क्रीचर्स के समान है जो जमीन में छेद करके रहते हैं। वो उन होल्स में से धीरे से निकलते हैं और वापस उन होल्स में चले जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जब सुबह होती है इन बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि आज दिन में इनको क्या मिलने वाला है। जब इन बच्चों का जन्म होता है इनको अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता है। इज नॉट लाइक अ प्रिंस बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, दे डोंट नो। कोहरा होता है दोस्तों, हम लोग गाड़ी भी धीरे चलाते हैं। व्हेन यू ड्राइव योर कार आप फॉग में बहुत धीरे चलाते हैं बिकॉज देयर इज अनसर्टनिटी, कुछ भी टकरा जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। टू एंडलेस नाइट्स, ये बच्चे एक अनसर्टनिटी में पैदा होते हैं और एक अंधेरी रात में खो जाते हैं। दे डोंट हैव एनी फ्यूचर। On their slag heaps, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. बोझा उठा के, जीवन का एक बोझ। जीवन बोझ किसे लगता है दोस्तों? जिसके पास कोई आशा नहीं रहती है, जिसके पास कोई फ्यूचर नहीं रहता है। He actually goes ahead and does not cherish the life. These kids have got the same temperament. इन लोगों के पास में इनके बदन ऐसे हैं कि इनके बदनों में से इनके स्केलेटन्स दिख रहे हैं। They are so undernourished. इनकी आंखें गड्ढों में चली गई हैं। All of their time and space are foggy slums, so plot their maps with slums as big as doom, like bottle bits on stones. कांच के टुकड़े जब, एक सुंदर सी बोतल जब पत्थर पे फेंक दी जाती है, हजारों टुकड़े बनते हैं ग्लास के दोस्तों। चमकते तो हैं लेकिन वो वापस बोतल नहीं बन सकती है। उसी तरीके से ये बच्चे भी फैले हुए हैं उस कठोर दुनिया में, एंड इनका सारा जीवन तो इन्हीं अनसर्टेन स्लम्स में बीतने वाला है। तो इनके मैप्स में तुम ये स्लम्स दिखाओ, यहाँ ये स्लम है, वहाँ वो स्लम है। इनको दुनिया के ये नकली मैप्स मत दिखाओ, एक नकली रियलिटी मत दिखाओ। इनको वो रियलिटी दिखाओ जिस रियलिटी में इनका जीवन फिक्स्ड है। फोर्थ स्टैंजा में पोएट ने बहुत पेसिमिस्टिक अप्रोच दे दी बाकी के तीन स्टैंजा में। इस स्टैंजा में पोएट थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म देते हैं, आशावाद। निराशावादी बहुत बातें कर ली, अब थोड़ी सी आशावादी बातें करते हैं। He says, unless governor, inspector, visitors, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break or break upon till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into the books, the white and green leaves open, history theirs, whose language is the sun. Beautiful lines. लेकिन पोएट यहां पर एक ऑप्टिमिज्म ये दिखा रहे हैं कि सोसाइटी को जो डेवलप करने वाले लोग होते हैं, सोसाइटी को मेंटेन करने वाले लोग जो होते हैं, गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स जो कि चेक करते हैं चीज़ों पे, और जो विजिटर्स इन बच्चों को मिलने जाते हैं। मैंने इस पोएम की शुरुआत में कहा था कि इन बच्चों से मिलने के लिए हम लोग भी दान करते हैं, हम लोग भी दान करने जाते हैं, हम लोग भी दान देते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग वो दान देने कब जाते हैं? साल में एक बार। हमारे घर में कुछ इवेंट होगा, हम चलो किसी ऑर्फनेज में या स्लम के बच्चों को कुछ दे कर आते हैं। बाकी के टाइम नहीं, वी आर बिजी इन आवर लाइव्स। सीरियसली, वी डोंट इवन केयर। व्हाट हैपेंस इज, it's said that
दीज किड्स, इनको अगर सोसाइटी का एक पार्ट बनाना है तो ये जो सोसाइटी के रखवाले हैं, इन लोगों को, इन बच्चों को एक ऐसी लाइफ देना पड़ेगी जिससे इनका मैप सिर्फ वहीं तक सीमित, उन कैटाकॉम्स तक सीमित नहीं रहे। कैटाकॉम्स की अगर मैं बात करूं तो यूरोप में अगर हम बात करें, एक वक्त ऐसा आया था जब लोगों के पास शहरों में रहने की जगह नहीं थी। किन लोगों के पास, ये भी हम समझ सकते हैं। तो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स में वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। दोस्तों, रीसेंट रेवलेशन से पता चला है कि कैटाकॉम्स में जो बच्चे और लोग रहे हैं वो वहीं पे खाना खाते थे, नहाते धोते थे, excreted their feces out there, चूल्हे जलते थे। You can just understand what was the poisonous atmosphere they were living in, और मर भी वहीं जाते थे। हजारों स्केलेटन्स हमें मिले हैं लंदन के कैटाकॉम्स में भी। इन कैटाकॉम्स का कंपैरिजन किया गया है, एक सिमिली दिया गया है इन बच्चों की ये जीवन को, इनकी सोसाइटी जहाँ ये रहते हैं, उन झोपड़ियों को, उन बस्तियों को। जब तक ये कैजुअल विजिटर्स, सोसाइटी के रखवाले इन बच्चों को एक्चुअली इनके कैटाकॉम्स से बाहर निकाल के नहीं लाते हैं और इनको खुले आकाश में, खुले आकाश मतलब एक फ्री सोसाइटी में नहीं सेटल करते हैं, तब तक इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। ज़रूरत यह है कि इनको अब हम उन बच्चों को, हमको एक ग्रीन फील्ड मतलब इस सोसाइटी के एक ऐसे टेन्योर में लेके जाना चाहिए, कुछ ऐसी फील्ड्स में लेके जाना चाहिए जहाँ इन्हें सोसाइटी की पॉजिटिविटी दिखे। इनको लिटरेरी जो चीज़ें इनको पढ़ना चाहिए, जो पढ़ने की इच्छा है वो इनको दो। इनके ऊपर बोझा मत बनाओ कि आपको यही पढ़ना है। जो उनकी इच्छा हो रही है आप उनको वो पढ़ने दो। एंड इनको ऐसी चीजें आप पढ़ाओ, फॉर एग्जाम्पल लाइक सन। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से एक सन अपनी बात पे अडिग रहता है, अगर हम किसी दिन सन को बोले नहीं आज तुम नहीं उगोगे साउंड्स फनी बट विल इट हैपन? नो, नॉट एट ऑल। अब हिस्ट्री कहती है जिन लोगों ने सूरज के समान अपनी जिंदगी जी है उनके बारे में लोग आज भी बात करते हैं अपनी मर्जी से। That is what has happened over here. Again, let's see. ये जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, अगर मैं इस बारे में बात करूं तो इस पूरी पोएम के अंदर पोएट ने एक अपील करी है, एक गैप जो कि रिच और पुअर के बीच में है उसको अलग करने का, गरीबी से प्रॉस्परस लाइफ की तरफ इन बच्चों को मूव करने का एक चांस दिया है, एक ऑप्शन बताया है। अगर हम इसमें एक्सप्रेशंस देखें तो कुछ लाइंस इसमें बता देती है, फार फार अवे फ्रॉम गस्टी वेव्स, ओपन हैंडेड मैप, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, सो ब्लॉट द मैप्स एज बिग एज डूम्स। ये एक्सप्रेशंस दिए हैं जिससे हमें ये पोएम और डीपली समझ में आती है। इफ यू गो अहेड, रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब इन एक्सप्रेशंस का मीनिंग समझो। आपने इन एक्सप्रेशंस के मीनिंग समझे तो यू विल कम टू नो। कुछ पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं, जैसे हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम, वो एक सपना देख रही है। एक गिलहरी फ्री होके घूमती है दोस्तों, वो उस तरीके का सपना जो चल रहा है वो यहाँ पे भी होता है। Open-handed maps awarding the world its future, the future painted with fog, so blot the maps with slums as big as doom and all. These are all the devices that are used, the points that emphasize the poem. अगर हम vocabulary देखें तो gusty waves मतलब breezy winds, palo, pale, dull, paper seeming boy, that means a very thin boy, sealed, that means shut, फाइनलाइज, सील किस चीज पे लगती है? जिस चीज को आप बैंग एक तरीके से हेड ऑन आप फाइनलाइज कर देते हैं, दैट इज ऑल सील्स। एंड कैटाकॉम्स मतलब सेमेट्रीज एंड ऑल दिया गया है। लिटरेरी डिवाइस अगर मैं इसमें बताना चाहूं तो देयर आर सिमिलीज लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, देयर लाइज लाइक कैटाकॉम,
slum as biggest doom. These are the literary devices, similes जो दिए गए हैं. Then there are metaphors also. Metaphors is paper simming boy. Similes or metaphors, आप लोग, since you people are in 12th standard, you need to understand poetic devices होते हैं and they are very important in examinations. Since आपके term 2 में guys इस साल 2021 के syllabus में term 2 में you will be asked to go ahead and give a written paper. There would be MCQs but a written paper as well. So guys, you need to open up yourselves towards the literature thing. Metaphors are comparatives to a person. Similes are comparatives of two living things. Now, it may be a living thing or not, but metaphor is always a comparative. Symbols दिए गए हैं, sun, जिस तरीके से sun, gusty waves, दुनिया के इन थपेड़ों को, इस जीवन को gusty waves बताया गया है. Sun, something that lives on its own. एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकता है. सन का कंपैरिजन वहां दिया गया है. एलिट्रेशन दिए हैं, फार फ्रॉम, देन शर्ली शेक्सपियर. एलिट्रेशन भी है इस पोएम के अंदर फ्रेंड्स. इमेजरी जो बताई गई है, रूटलेस वीड्स. रूटलेस वीड्स मतलब मैं आपको बता चुका हूं, घास, खरपतवार जिसका कोई बेस नहीं होता है. रिपीटेशन है. पोएम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 32 लाइंस की पोएम है. 4 इक्वल लाइन के स्टैंजास हैं, 8 लाइंस के स्टैंजास इसमें हैं. सिमिलीज का एक्सटेंसिव यूजेज है, मेटाफोर, सिंबलिज्म और इमेजरी है. लेकिन इस पोएम में एक खास बात है दोस्तों. अगर मैं पोएटिक डिवाइस की बात करूं तो इस पोएम में कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है. पोएटिक डिवाइसेस के लिए वी हैव अ सेपरेट वीडियो, प्लीज फॉलो इट एज वेल. पोएटिक डिवाइस इस पोएम में हमें कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम दिख नहीं रही है. लाइक जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो जिल एंड हिल ये सेम साउंडिंग वर्ड्स है, तो ये पोएटिक राइम हो गई आपकी ए. लेकिन इस पोएम में आपको कोई पोएटिक डिवाइस या राइमिंग स्कीम दिख नहीं रही दोस्तों, तो ये फ्री वर्ड्स की एक पोएम हुई. जिन पोएम्स में यू डोंट फाइंड द राइमिंग वर्ड्स, दे आर कॉल्ड अ पोएम दैट इज बेस्ड ऑन फ्री वर्स. नाउ कुछ असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, जैसे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर थ्रोन राउंड द पैलर, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. फॉर एग्जांपल, हु आर दीज चिल्ड्रन, किन के बारे में बात हो रही है. व्हाट डज द पोएट मीन बाय गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स से क्या मतलब है. व्हाट हैज पॉसिबली वेट डाउन द टॉल गर्ल्स हेड, व्हाट इज द रीजन दैट गर्ल इज लुकिंग डाउन, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है. एंड द फिगर ऑफ स्पीच. इस तरीके के क्वेश्चंस डिवाइस किए गए हैं. यू कैन गो अहेड एंड आंसर देम. दीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी है जिनको आप 30 to 40 वर्ड्स में रिप्लाई कर सकते हैं. सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन बी लाइक, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम एंड हाउ कैन द लाइव्स बी चेंज्ड. व्हाट इज ही लुकिंग फॉर, व्हाई हैज ही गॉन अहेड एंड रिटन दिस पोएम. Why is the boy reciting a lesson from his desk called Unlucky Heir of Twisted Bones? क्यों उस stunted बच्चे को एक अनलकी एयर, एक ऐसा वंशज बताया गया है जो अपने पिता की उस नाल, उस गंदी बीमारी को रिपीट कर रहा है. एयर यूजली दोस्तों उसको कहा जाता है जिसको अपने घर में, अपने खानदान में एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. एयर टू द थ्रोन कहा जाता है राजकुमार को, जिसे अपने पिता की लेगेसी मिल रही है. इस बच्चे को क्या मिला है, इस बच्चे को एक लेगेसी मिली है, अपने पिता का वो डिजीज, अपने पिता की वो बीमारी, probably genetics, but yes, he's got that thing. So that's what we have gone ahead and prepared for you. Thank you very much for attending this session. Still, if you have any doubts or questions, you can go ahead and put up a comment below. We'll try to go ahead and reply to each and every comment, my friends. So thank you for following me, and
हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. दैट्स पर्सनल ट्यूटर. I'll see you again. Thank you very much. Take care. Bye bye.